Hello everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो इससे पहले हमने देखा कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा और देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के अलावा और कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं जो डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स में मदद करती हैं। तो इस लेक्चर में हम अच्छे से समझेंगे कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनकी मदद से हम एक डीएनए को डीएनए या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें प्लीज़ लाइक करके हमें बताया करें कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको जो हेल्पफुल वीडियोस लगे उसे अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपको अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट इंटरेक्शन करना हो या फिर कोई गाइडेंस चाहिए या फिर किसी भी बारे में कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर जो चैनल है वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें मेनली 5 स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो कर कर एक डीएनए को हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो डीएनए पे वर्क करना है उसे आपको आइसोलेट करना होगा। ठीक है, मतलब कि बाकी और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनसे अलग करना। जैसे आप समझ लीजिए एक बोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वेरियस कलर्स के यहाँ पर स्टोन्स हैं। ओके, वेरियस कलर के स्टोन्स हैं। अब आपको जो है ब्लू स्टोन पर या फिर आपको जो है पर्पल स्टोन का यहाँ पर काम है। तो अगर आपको पर्पल स्टोन का काम है तो आप क्या करोगे, आप जो ये मिक्सचर है इसमें से क्या करोगे, इसमें से जो है पर्पल वाले स्टोन को बाहर कर लोगे, मतलब बाकी जो मिक्सचर है उससे अलग कर लोगे। तो इसी प्रोसेस को आइसोलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है। ये देखिए, DNA isolation is a process of purification of DNA from sample using a combination of physical and chemical method। ठीक है, तो DNA isolation बेसिकली क्या है, प्यूरिफिकेशन है। आप DNA को प्यूरिफाइड फॉर्म में अपने पास अलग कर लेते हैं जिससे कि आप जो आपका काम है DNA के ऊपर है सारा काम, तो बाकी और किसी ऑर्गेनल की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। द बेसिक स्टेप्स इन अ डीएनए एक्सट्रैक्शन आर एज बिलो। सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्स विच आर टू बी स्टडीड नीड टू बी कलेक्टेड। सबसे पहले तो आप वो सेल जो है इकट्ठा करिए जिस सेल का डीएनए आपको निकाल कर काम करना है। ठीक है, या जिस सेल का डीएनए आपको आइसोलेट करना है, सबसे पहले आप उन सेल्स को कलेक्ट करेंगे। समझ लीजिए, सपोज करिए आपको जो है स्कर्शिया कोलाई को यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप स्कर्शिया कोलाई को जो है कलेक्ट करोगे। ब्रेकिंग द सेल मेम्ब्रेन्स टू एक्सपोज द डीएनए अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये सेल होता है, इसके अंदर जो है डीएनए इनक्लोज्ड होता है। तो अगर आपको इस डीएनए को चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले इस सेल मेम्ब्रेन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा जिससे ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपोज हो जाए। फिर क्या करना है, लिपिड्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन डाउन विद डिटर्जेंट्स। अब आपका जो सेल का लिसिस है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन आप तोड़ेंगे वो कैसे तोड़ेंगे, आप विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स जैसे कि आपने एसडीएस पेज का नाम जरूर सुना होगा, एसडीएस। तो उसमें जो एसडीएस यूज़ होता है, एसडीएस पेज एक इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक है, उसमें जो एसडीएस यूज़ होता है वो एक्चुअली में क्या है, डिटर्जेंट है। और डिटर्जेंट क्या करते हैं, जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों जब टूट जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका डीएनए क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ब्रेकिंग प्रोटीन्स बाय एडिंग प्रोटीनेज। अब देखिए, ये जो सेल का कंपोनेंट होता है इसमें सिर्फ जो है डीएनए तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स और भी बहुत सारी वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो तो रिलीज हो गया, लेकिन अब हमें उसमें से क्या अलग करना है, हमें तो सिर्फ डीएनए चाहिए। तो उसके अलावा जितनी चीज़ें हमें उससे या तो डिनेचर करना होगा या तो उससे हमें कैसे भी छुटकारा चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटीनेज को ऐड कर देंगे। जब आप प्रोटीनेज को ऐड करेंगे तो ये प्रोटीन को तोड़ देगा और डीएनए इंटैक्ट रहेगा, तो आप डीएनए को निकाल लेंगे। ठीक है,
आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन ऑफ द सैंपल denatured proteins stay in the organic phase while aqueous phase containing nucleic acid। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली, आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। ये एक बहुत ही फेमस मेथड है डीएनए आइसोलेशन का। इस मेथड को कहते हैं फेनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। ठीक है, फेनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड। फेनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड के बारे में आपने एक ना एक बार ज़रूर सुना होगा। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, उसमें दो फेज़ को बनाया जाता है। दो फेज़ बनाना मतलब जैसे अगर दो इमिसिबल सॉलिड लिक्विड्स को आप लेते हैं, इमिसिबल मतलब क्या होता है, जो घुलनशील ना हो, मतलब एक दूसरे में मिले नहीं। जैसे आप तेल और पानी को मिलाइए, आप ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करेंगे तो वो दो लेयर फॉर्म कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर फॉर्म कर देते हैं। कभी भी जो ऑयल होता है वो वाटर में मिक्स नहीं होता। उसी तरह से इस प्रॉपर्टीज़ वाले लिक्विड्स को जो आपस में ना मिले उन्हें क्या कहते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स। तो अगर आप यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपने एक फेज़ में क्या ले लिया, एक्वस फेज ले लिया। ठीक है, मतलब वाटर ले लिया। एक फेज़ में आपने क्या ले लिया, एक्वस फेज ले लिया, और दूसरे फेज़ में आपने क्या ले लिया, ऑर्गेनिक फेज़। ऑर्गेनिक फेज़ में आपने क्या लिया, फेनॉल और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फेज़ हो गया। जो ऑर्गेनिक फेज़ होता है वो नॉन पोलर होता है, और जो ऑर्गेनिक फेज़ होता है वो पोलर होता है। ठीक है, ये बात हम सबको पता है। अब डीएनए जो है ये कैसा मॉलिक्यूल है, डीएनए क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि डीएनए की बैकबोन में जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कैसा चार्ज कैरी करता है, जो बैकबोन में प्रेजेंट होता है PO4 माइनस, ये कैसा चार्ज कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए अल्टीमेटली डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये चार्ज जो है नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये चार्ज जो है नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है जो डीएनए होगा वो आपका किस फेज में मिक्स होगा, डीएनए आपका हमेशा किस फेज में मिक्स होगा, एक्वस फेज में। ठीक है, एक्वस फेज में डीएनए आपका मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में वाटर एक्वस फेज और ऑर्गेनिक फेज को लेते हैं और वहाँ पे आप डीएनए और प्रोटीन का मिक्सचर जो होता है इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो डीएनए आपका कहाँ रिसाइड करेगा, डीएनए आपका एक्वस फेज में रिसाइड करेगा, और प्रोटीन कहाँ रहेगा आपका ऑर्गेनिक फेज में, क्योंकि नॉन पोलर है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर डीएनए जो है डीनेचर हो रहा है, ठीक है, अरे डीएनए डीनेचर नहीं हो रहा है और से ऑर्गेनिक फेज से बचने के लिए वो कहाँ चला जा रहा है, लिक्विड फेज में, क्योंकि एक्वस फेज में, क्योंकि डीएनए भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, और हम ये जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो इसीलिए डीएनए जो है वो वाटर में रिसाइड करेगा या फिर एक्वस फेज में रिसाइड करेगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो क्यों नहीं मतलब वो डीनेचर क्यों हो जा रहा है जब वो ऑर्गेनिक फेज में आ रहा है। ठीक है, ये सवाल बनता है ना कि अगर प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक फेज में आने पे डीनेचर क्यों हो जा रहा है, तो इसकी भी एक थ्योरी है। हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन जो होता है, ठीक है, वो कैसा मॉलिक्यूल होता है, वो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। मतलब वो जो है समय पड़ने पर पॉजिटिव चार्ज भी शो कर सकता है और नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकता है, मतलब उसके अंदर दोनों टेंडेंसीज होती हैं। आप उसके पीएच को ऊपर नीचे करके उसके जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट होता है पीएच का जिसको कहते हैं पीआई। तो पीआई पे जो है प्रोटीन का चार्ज क्या होता है, 0। इसे हम क्या कहते हैं, ज़्यूटरायनिक पीएच। ठीक है, और इस पीएच पर जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यूटर आयन के फॉर्म में होते हैं, मतलब उन पे एक साइड माइनस चार्ज, एक साइड प्लस चार्ज, और टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये कुछ बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स हैं। तो अब देखते हैं कि इसका यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है। अब जैसे हमने ऑर्गेनिक फेज लिया, ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो सेल होता है, सेल का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, वो एक्वस एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में 70% वाटर है, सेल में भी मैक्सिमम अमाउंट क्या है, वाटर है। तो सेल का जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है एक्वस एनवायरनमेंट। अब एक्वस एनवायरनमेंट में जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो फ्रीली मूव करते हैं, वो प्रेजेंट होंगे, वो खुशी से प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी पोलर है और मॉलिक्यूल्स भी पोलर है।
ठीक है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कभी भी वाटर में रिसाइड नहीं करते हैं। वाटर से बचने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, जैसे आपने मिसल फॉर्मेशन सुना होगा, ठीक है, इस तरह से मिसल फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है प्रोटीन की बात। जो प्रोटीन होते हैं उसमें जो है साइड चेन में पोलर हेड भी पाया जाता है, मतलब पोलर हेड भी पाया जाता है, और नॉन पोलर भी पाया जाता है, मतलब विदाउट चार्ज वाले भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा प्रोटीन जो है सेलुलर इन्वायरमेंट में रहता है तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर चेन्स रहती हैं वो अंदर की तरफ हो जाती हैं, और जो बाहर का सरफेस होता है, सरफेस पे कौन सी चेन्स आती हैं, हमारी पोलर चेन्स। इस तरह से प्रोटीन जो है एक्वस इन्वायरमेंट में रहता है और इसी स्ट्रक्चर में वो प्रोटीन फंक्शनल होता है, ठीक है। लेकिन जब इसी प्रोटीन को आप ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में ले आते हो, ऑर्गेनिक मतलब नॉन पोलर इन्वायरमेंट, तो क्या होता है, जब इसी प्रोटीन को आप नॉन पोलर इन्वायरमेंट में ले आते हो तो ये प्रोटीन जो अभी तक ऐसी थी सेलुलर इन्वायरमेंट में और फंक्शनल थी, वो अब कैसे चेंज हो जाएगी, जो इसके नॉन पोलर हेड्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाहर का एरिया कैसा है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में पोलर तो रह नहीं सकता, तो नॉन पोलर वाले को बाहर आना पड़ेगा, और जो पोलर हेड्स होंगे वो अंदर हो जाएंगे। इस तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गया, ठीक है। ये प्रोटीन पूरा उलट गया। अब इस कन्फर्मेशन में ये फंक्शनल था, लेकिन इस कन्फर्मेशन में फंक्शनल नहीं है। तो इसी वजह से प्रोटीन जो होता है ऑर्गेनिक फेज में जाके डिनेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी कि प्रोटीन डिनेचर क्यों हो रहा है। अब आपका प्रोटीन डिनेचर हो गया और डीएनए प्रोटीन से अलग हो गया। ये देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे सैंपल को प्रिपेयर किया। अब सैंपल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि आप जो है सेल्स को होमोजेनाइज करिए, मतलब कि सेल का हर एक पार्ट वही कंटेन करना चाहिए जो अगला पार्ट कर रहा है। जैसे आप कभी भी चॉकलेट का बार देखेंगे तो चॉकलेट के हर एक यूनिट में उतनी ही चीज़ें हैं जितना कि इस चॉकलेट में, समझ रहे हैं आप। जैसे यूनिट बनाना पड़ेगा आपको सेल का, वरना अगर आप सेल को एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है, जैसे सेल पे हर लोकेशन पे अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना, तो अगर आप सेल को एज इट इज़ ले लेंगे तो आपने मान लीजिए यहाँ से सैंपल लिया तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस तो मिलेगा नहीं, या फिर यहाँ पे सैंपल लिया तो न्यूक्लियस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हेट्रोजेनेसिटी है, मतलब हर जगह का जो है कंटेंट अलग अलग है, तो आपको ऐसा सैंपल नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप सेल को क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे, मतलब हर यूनिट वही चीज़ें कंटेन करेगी जो अगली यूनिट कंटेन करती है। आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो बिल्डिंग्स का जो हर एक रूम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, ठीक है, जिससे कि वहाँ पे हेट्रोजेनेसिटी ना रहे, हर एक रूम में वही कंटेंट रहे जो दूसरे रूम में है। तो ये बात हो गई होमोजेनेसिटी की। अब आपने सैंपल प्रिपेयर कर लिया और सबसे पहले आपने क्या किया, सेल को लिसिस करवाया, मतलब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा। फिर आपने क्या किया, प्रोटीन को रिमूव किया। प्रोटीन को कैसे रिमूव किया आपने, प्रोटीनेज को ऐड करके। प्रोटीनेज वो एंजाइम्स होती हैं जो कि प्रोटीन को डिनेचर करवा देती हैं। अगर किसी भी एंजाइम के आगे एज वर्ड आ रहा है, जैसे डीएनए, आप यहाँ पे चाहे डीएनए लगाइए या आरएनए लगाइए या प्रोटीन लगाइए, किसी के भी आगे अगर एज वर्ड आ रहा है तो वो क्या करता है, उसको डिनेचर करता है या ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब आपने प्रोटीन को रिमूव करा दिया, उसके बाद आप डीएनए को प्रेसिपिटेट करवाओगे। प्रेसिपिटेट कैसे करवाते हैं, यहाँ पे आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इथेनॉल ऐड कर सकते हैं। इथेनॉल की मदद से आरएनए जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो गया ना, तो यही होता है जो है डीएनए प्रेसिपिटेशन। अब आप इस डीएनए को आसानी से यहाँ से ले सकते हैं और इस पर फर्दर काम शुरू कर सकते हैं। तो ये था आरडीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने के लिए आपका सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए पे मैं जब मेथड्स आपको पढ़ाऊंगी, टेक्निक्स पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट, तो उसमें मैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए के प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ आइसोलेशन ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पे ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। और फिर फर्दर अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। मैं एक एक करके इन सारे स्टेप्स को इसलिए डील कर रही हूँ जिससे आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाए कि आपको कैसे कैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़नी है और उसमें जो स्टेप्स हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।